हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्न श्रृंखला का 22वां वीडियो। इससे पहले 21 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। आप पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ पर जा करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ से जो है स्पेशली आपको सारे पुराने PDF भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे सैटरडे को सुबह 10 बजे एक टेस्ट आयोजित किया जाता है जिसमें पूरे वीक के प्रश्नों से संकलित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और आते हैं पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में कहाँ वर्णित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, बी और सी दोनों के अंतर्गत। तो वास्तव में प्रश्न में जो पूछा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 51 में किया गया है। तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात जो है वो कही गई है। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था और इस मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। तो इन सभी बिंदुओं पर अगर बात करें तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन और इसी कैबिनेट मिशन के अनुशंसा के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। लेकिन इस सभी कथनों में जो ऑप्शन सी है ये गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन द्वारा जो है वो 2 संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा अन्य सभी कथन जो है वो पूरी तरह से सही है और 2 संविधान सभा की जगह 1 संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चाय बागानों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सी मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? आपने ऐसे लेटेराइट मिट्टी का नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़े से चेंज है। अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो इन सभी मिट्टी में से अगर सही उत्तर चुनना हो तो इसका सही जो उत्तर है वो है अम्लीय मिट्टी। वास्तव में जिस मिट्टी का pH मान 4.5 से 6 के बीच होता है वो अम्लीय मृदा होते हैं और वे मृदा जो है स्पेशली चाय बागान के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी आपके ऑप्शन में होंगे तो आंसर होगा, या फिर अम्लीय मृदा अगर आपका होगा तो ये उत्तर माना जाएगा। चाय की खेती के लिए अम्लीय मृदा को जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न है, ITCZ जो है इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कॉमन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCZ का नाम आपने कई बार सुना होगा, ज्योग्राफी में स्पेशली ये जो है वर्ड काफ़ी ज़्यादा चर्चित वर्ड में से एक माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ITCZ का आप पूरा नाम याद रख सकते हैं। ITCZ वास्तव में क्या होता है, तो ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं इस पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के दोनों तरफ लगभग 5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, यही पूरा संपूर्ण क्षेत्र जो है वो ITCZ यानी जो है भूमध्य रेखा के आसपास का निम्न दाब का क्षेत्र जो है ये ITCZ कहलाता है। और इसके कारण ही भारत में मानसून पवन जो है वो प्रवेश करते हैं। तो ये हवाओं के चलने का भी एक कारण बनता है और कई बार जो है यहाँ पर पवनें जो है निम्न दाब के कारण आती हैं। तो ये हवाओं के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। 5वां प्रश्न है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम आप जानते होंगे, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, उपयुक्त में से सभी। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो इसका ऑप्शन सही है डी, उपयुक्त सभी क्षेत्र में ये दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो है प्रदान किया जाता है।
इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी और ये किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस सरकार द्वारा अपने राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। भारत के कई व्यक्तियों को भी ये प्राप्त हुआ है और निरंतर मिलता रहता है, जिसके कारण ये करंट में क्वेश्चन भी बने रहते हैं। छठा प्रश्न जो है वो निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है या कौन सुमेलित है। तो ऑप्शन पहला है वन्यजीव अधिनियम 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में लागू हुआ था। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इसका जो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि 1 एवं 2 जो है वो सुमेलित है। भारत में प्रोजेक्ट जो वन्यजीव अधिनियम है ये 1972 में लाया गया था। इसके अलावा इसी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1993 में नहीं बल्कि 1992 में लाया गया था। तो ये एक प्रश्न बनता है। इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट जो है वो चलाए गए भारत में, तो उसके संबंध में यहाँ पर आप इस फिगर में डिटेल्स देख सकते हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपको पता है कि मुख्य रूप से ये जो विषुवत रेखा है ये एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से होकर के गुजरती है, तो इस पर कई देश जो है वो स्थित है। तो निम्नलिखित में से कौन देश इस पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है कोलंबिया, गैबोन, केन्या, इथोपिया। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है इथोपिया विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। यदि आप इस मानचित्र को देखेंगे तो ये रेखा जो है ये 0 डिग्री है और यहाँ पर आपको कलर किया हुआ इथोपिया दिखाई दे रहा है जो विषुवत रेखा से ऊपर स्थित है। इसके अलावा केन्या, गैबोन, कोलंबिया, इसके अलावा इक्वेडोर, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव आदि विषुवत रेखा पर के प्रमुख देश हैं। आठवां प्रश्न है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है। यह याद रखेंगे कि प्रश्न क्या पूछा गया है, भंडार। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया। तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा भंडार है ये है ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, विश्व में यदि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा, जबकि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा जाएगा तो कजाकिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप अपने प्रश्न के अनुसार जो है उत्तर का चयन करेंगे। नौवां प्रश्न है सिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो सिप्रा काफ़ी प्रसिद्ध नदी मानी जाती है क्योंकि इसके किनारों पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ कुंभ के अलावा जो है यहाँ पर प्रसिद्ध जो है मंदिर है। तो ये किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, चंबल। इसका जो सही उत्तर है वो है चंबल की सहायक नदी जो है ये सिप्रा मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंबल। सिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध ऐतिहासिक नदी है। भारत की एक पवित्र नदियों में ये है। ये उज्जैन में कुंभ मेला इसी नदी के किनारे होता है। इसके अलावा इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की जो ककड़ी बडली नामक स्थान है वहां से ये निकलती है और 196 किलोमीटर बहने के बाद ये है चंबल नदी में मिल जाती है। 10वां प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आपको पता है कि प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में जो है सबसे लंबी नदी जो है ये गोदावरी है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो इसका उद्गम होता है, ऑप्शन है त्रिरंबक पहाड़ी से, कुर्ग जिला से, महाबलेश्वर की समीप पश्चिमी घाट से, जाना पाव पहाड़ी से। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है ये वास्तव में त्रियंबक पहाड़ी से होता है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ही है, लेकिन ये त्रिरंबक स्पेशली इसका उत्तर जो है यही होता है। ऑप्शन आते हैं तो गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के त्रियंबक पहाड़ी से हुई है और महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास ये निकलती है और निकल करके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये भारत की दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। 11वां प्रश्न है जूरा पर्वत निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्माण करती है। तो जूरा पर्वत याद रखिएगा, विदेशी पर्वतों में एक पर्वत श्रृंखला के तौर पर यह काफ़ी चर्चित है। ऑप्शन है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच, फ्रांस और इटली के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। तो जूरा पर्वत अगर पूछे तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, पीरेनीज पर्वत पूछा जाए तो फ्रांस और स्पेन, और आल्प्स पर्वत पूछा जाए तो फ्रांस और इटली के बीच स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
स्कैंडिनेवियन देशों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो स्कैंडिनेवियन देश किसे कहा जाता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है फ्रांस। और ये किन देशों को स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियन देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो है वो नॉर्वे, इसके अलावा स्वीडन और इसके अलावा फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देश जो है इसमें से शामिल किए जाते हैं। तो ये सब आते हैं। इसके अलावा अगर इसमें फिनलैंड, आइसलैंड और पैरो द्वीप समूह को शामिल कर दिया जाता है तो इन्हें नॉर्डिक देश भी कहा जाता है। और फ्रांस जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बाद के उत्तरी क्षेत्र भी स्पेशली जो है स्कैंडिनेवियन देशों की श्रेणी में आते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, अलबरूनी, विष्णुगुप्त, पिलनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के विषय में आप जानते होंगे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसने इंडिका की रचना की है। और इंडिका की रचना के दौरान ही इसने लिखा है कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते थे। 14वां प्रश्न है, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? ये कई बार पूछा भी गया है, लीलावती, और ये काफ़ी प्रसिद्ध गणित की पुस्तकों में से एक है। ऑप्शन है कौटिल्य, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भास्कराचार्य। 12वीं शताब्दी में गणितज्ञ भास्कराचार्य के द्वारा जो है गणित के क्षेत्र में लीलावती नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 15वां प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में विभिन्न मंदिरों के नाम तथा सूची 2 में प्रमुख राजा या वंश के नाम दिए गए हैं, जिससे मिलान करना है कि किस वंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो आते हैं, बात करते हैं। तो खजुराहो जो है आपको पता है कि चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित हुआ था। एलोरा की गुफाएं जो है ये मुख्य रूप से जो है राष्ट्रकूट राज्यों से संबंधित है। इसके अलावा दिलवरा के जैन मंदिर जो है वो सोलंकी वंशों से और दशावतार मंदिर जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। तो इस प्रकार से आसानी से मैच कर सकते हैं। खजुराहो चंदेल, एलोरा राष्ट्रकूट, दिलवरा जो है वो सोलंकी और दशावतार जो है वो गुप्त वंश से संबंधित मंदिर है। 16वां प्रश्न है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है रबिया उद दौरानी का मकबरा, नूरजहां का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, जेबू निसा का मकबरा। तो द्वितीय ताजमहल के नाम से जिसे जाना जाता है, जिस मकबरे को, वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। वास्तव में ये औरंगजेब की बीवी के नाम पर बना हुआ है। इसे बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। इसे द्वितीय ताजमहल की श्रेणी दी जाती है। ये औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में जो है बनवाया गया था। तो ये स्थल भी कई कई बार पूछ लिया जाता है। तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया, कहाँ बनाया गया? तो औरंगाबाद में। 17वां प्रश्न है, मुगल काल में दारोगा का जो पद था वो क्या था? एक पुलिस अधिकारी का पद, एक टकसाल अधिकारी का पद, एक लगान अधिकारी का पद, एक सैन्य अधिकारी का पद। तो वास्तव में जो दारोगा शब्द का प्रयोग किया गया है मुगल काल में, वो किया गया है टकसाल अधिकारी के रूप में। टकसाल अधिकारी क्या होते थे? तो टकसाल वह फैक्ट्री होता था जहां पर सिक्कों का निर्माण होता था। तो सोने, चांदी, तांबे, पीतल आदि के सिक्के जो है वो बनाए जाते थे। और सिक्का जहां बनाए जाते थे उसे टकसाल कहा जाता था। और उसी टकसाल के अधिकारी यानी हेड को जो है टकसाल अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। 18वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को, शाह आलम द्वितीय को, जहांदार शाह को, बहादुर शाह प्रथम को। तो शाह बेखबर की जो उपाधि दी गई है ये दी गई है बहादुर शाह प्रथम को। तो बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 707 से लेकर 712 के बीच रहा, खफी खां के द्वारा जो है उसे शाह बेखबर की उपाधि जो है दी गई थी। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किसके द्वारा दी गई थी। इसके अलावा बाद के मुगल शासकों में जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कह के संबोधित किया जाता है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो होम रूल लीग जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आंदोलन था भारतीय इतिहास में। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बी एवं सी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी एवं सी
दोनों एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिल करके जो है वो होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया। दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की और अपने अपने कार्य क्षेत्र का बंटवारा करते हुए जो है इस कार्य को अंजाम दिया था। 20वां प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यह फेंकने की घटना कब हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को, 6 अप्रैल 1929 को, 9 अप्रैल 1929 को और 8 अप्रैल 1928 को। तो ये बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह द्वारा जो केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में जो बम फेंकने की घटना हुई थी, ये वास्तव में हुई थी, ऑप्शन इसका जो है ये है ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 के दिन जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बिल पारित किए गए थे, जिसमें पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है वो लाया गया था। इसी का विरोध करते हुए बहरो कानून को सुनाने के लिए जो है भगत सिंह के द्वारा जो है और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है वो दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन जो है ये ऑप्शन है बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम। इसका जो सही उत्तर है वो है तेभागा आंदोलन, बंगाल। तेभागा आंदोलन वास्तव में क्या था? तो ये एक खेतिहर किसानों का आंदोलन था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, किसानों का आंदोलन था और किसानों द्वारा यह मांग रखी गई थी कि वो 1/3 ही लगान देंगे। तो इसीलिए इस 1/3 भाग के आधार पर इस आंदोलन का नाम तेभागा यानी तीसरा भाग नाम पड़ा था। 22वां प्रश्न है, भारत में धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग कह करके संबोधित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो धन के निष्कासन को जो है रक्तस्राव कहने वाले थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भारत में धन के निष्कासन सिद्धांत को ब्लीडिंग प्रोसेस कह करके संबोधित किया था। हालांकि धन के निष्कासन को सबसे पहले जो है भारत में प्रमाणित दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 23वां प्रश्न है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD बनाया और लॉर्ड डलहौजी से पूर्व जो है सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य किया करते थे। बाद में इसे नागरिक विभाग के कार्यों के कारण जो है इसे PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप जानते होंगे कि 1896 में जो है वंदे मातरम और 1911 में जो है जनगण मन गाया गया था। तो जब 1896 में ये गाया गया तो उस वर्ष जो है अध्यक्षता की थी, ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, RM सयानी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है RM यानी रहमतुल्ला M सयानी के द्वारा जो है ये अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ से दोनों पॉइंट याद रखिएगा, वंदे मातरम 1896 कलकत्ता और RM सयानी। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। 25वां हमारा प्रश्न है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, बेलगांव अधिवेशन 1924 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। तो गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, यह कराची अधिवेशन 1931 का वक्तव्य है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी द्वारा ये कहा गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी कई बार पूछा जाता है और इसी में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो सबसे पहली बार कांग्रेस ने रखा था। 26वां प्रश्न है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो आपको पता है कि माउंटबेटन योजना के तहत जो है वो भारत को जो है 2 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा बांटने के साथ ही जो भाग स्वतंत्र रहना चाहते थे उन भाग को भारत में मिलाने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए थे।
इसी में से एक प्रावधान था जनमत संग्रह का। तो किसके लिए किया गया था ये? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिलहट क्षेत्र, बी एवं सी दोनों। तो जनमत संग्रह का जो प्रावधान किया गया था ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिलहट दोनों क्षेत्रों के लिए किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता के निर्णय के द्वारा जो है उसे भारत में शामिल किया जाएगा। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कह करके संबोधित किया था? तो आपको पता है कि भारत में क्रिप्स प्रस्ताव आया था और उसने कुछ प्रस्ताव भारत में सौंपे थे। इसी प्रस्ताव को जो है भारत में पोस्ट डेटेड चेक कहा गया और इसी के विरोध में बाद में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर जो है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कह करके जो है संबोधित किया था। पंडित नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसने कहा था क्रिप्स मिशन को कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है और चेक इशू कर रहा है, तो ये पंडित नेहरू होंगे, लेकिन केवल पोस्ट डेटेड चेक की बात आएगी तो महात्मा गांधी होंगे। 28वां प्रश्न है, लोकसभा के सीटों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें और दिल्ली में 10 सीटें। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में हैं, लेकिन अगर इन सभी ऑप्शन में देखें तो जो सुमेलित नहीं है वो है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में 10 नहीं बल्कि 7 सीटें ही लोकसभा की हैं। इसके अलावा अन्य जो है वो सही है। इसके अलावा बिहार में 40 है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। 29वां प्रश्न है, संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकते हैं? तो आपको पता है कि यदि राष्ट्रीय आपात लगता है तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, लेकिन यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो यह कब तक प्रभावी रहेगा? ऑप्शन है 6 माह तक, 1 वर्ष तक, जब तक संसद उसे वापस न ले ले, जब तक राज्य विधायिका उसे निरस्त न कर दे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6 माह। 6 माह तक वो प्रभावी बना रहता है। तो संसद द्वारा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक यह प्रभावी रहता है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? ऑप्शन है राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं, 40 से कम नहीं, 1 एवं 3 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 एवं 3 दोनों, यानी ए एवं सी दोनों, क्योंकि इसमें अधिकतम संख्या विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों ही कथन जो है वो सही है। आते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कहता है, भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय। अभिरक्षक से यहाँ तात्पर्य संरक्षक के रूप में है, तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है उच्चतम न्यायालय को। यानी संविधान की अवहेलना या संविधान में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो उसकी मूल ढांचा को परिवर्तित करते हैं, तो उसका रक्षण का कार्य जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है महान्यायवादी एवं प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, इन सभी ऑप्शन में अगर देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। यदि बात करें यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है ये की जाती है स्पेशली राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष। यदि आपसे प्रोटेम स्पीकर पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के
मात्रात्मक उपकरण नहीं है। तो आपको पता है कि आरबीआई के द्वारा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जारी किए जाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। ऑप्शन पे आते हैं SLR, CRR, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर। तो जो मौद्रिक नीति होती है उसमें मात्रात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है और इसमें ये चारों जो हैं ये शामिल होते हैं। तो ऑप्शन है 1 एवं 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है 1, 2, 3, 4। तो SLR, CRR, बैंक दर और खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आते हैं। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है PC महालनोबिस मॉडल पर, हेराल्ड डोमर मॉडल पे, DR गाडगिल मॉडल पे और आगत निर्गत मॉडल पे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक थी और उसके बाद जो है 56 से लेकर 61 तक जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये PC महालनोबिस जी हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक के नाम से जाना जाता है, यानी सांख्यिकी के पिता कह करके इन्हें संबोधित किया जाता है। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये उद्योगों को लक्ष्य बना करके चली थी। इसके अलावा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को जो है मूल लक्ष्य बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 35वां प्रश्न है, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी? यानी अगर कहा जाए कि 6 माह में जो है कीमतें भी आधी हो गई और मौद्रिक आय भी आधी हो गई तो वास्तविक आय पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन है 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है अपरिवर्तित रहेगी। यानी यहाँ पर अगर समझिए कि अगर 100 रुपये की आय थी और उसमें से जो कीमतें थी अगर किसी वस्तु को खरीदने में वो 50 रुपये जो है ये खर्च किए जाते थे, तो यदि यहाँ पर मौद्रिक आय भी आधी हो जाए यानी 100 के जगह पे 50 हो जाए और यहाँ पर 50 रुपये जो पहले थे वो भी आधी हो जाए यानी 50 की जगह 25 हो जाए, तो पहले भी बचत जो है वो 50% ही होता था, अभी भी बचत जो है वो 50% ही होगा। तो कीमत और मौद्रिक आय आधे होने पर वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अगर कीमतें आधी हुई तो इसके साथ ही मौद्रिक आय भी आधी होगी, अर्थात अभी भी उस मौद्रिक आय से उतना ही वस्तु खरीदा जा सकता है जितना कि पहले खरीदा जाता था। 36वें प्रश्न में आते हैं, रोगों के नाम दिए गए हैं तथा जीवाणु के नाम दिए गए हैं जो रोगों को फैलाने का काम करते हैं। एक तरफ हैजा, क्षय रोग, निमोनिया और टिटनेस जैसे रोग हैं तथा एक तरफ जीवाणु के नाम दिए गए हैं। तो आइए इसको मिलान करते हैं। इसका सही जो मिलान है वो इस प्रकार से है। जो हैजा है ये विब्रियो कॉलेरी नामक जो है जीवाणु से होता है। क्षय रोग की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। निमोनिया की बात करें तो ये जो है निमोनिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के नाम से जो जीवाणु है उससे होता है और टिटनस जो है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम और टिटेनी के नाम से। तो इसका जो सही उत्तर था। अब आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड का नाम आपने सुना ही होगा। तो नाबार्ड वह शीर्ष संस्था है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त यानी पैसे उपलब्ध कराती है। दूसरा जो है वो है नाबार्ड का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो कौन से कथन सही है? ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 एवं 2 दोनों सही है, क्योंकि नाबार्ड की जो है वो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। इसके अलावा इसका मुंबई में मुख्यालय है। दोनों ही कथन सही है। बात करें नाबार्ड की तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। कई बार पूरा नाम से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की संस्तुति पर जो है इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। 38वां प्रश्न है, समान ताप और दाब पर
सभी गैस के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा सिद्धांत या कौन सा नियम है? तो ये ऑप्शन है आवगाद्रो का नियम, बॉयस का नियम, गेलुसॉक का नियम या चार्ल्स का नियम। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, आवगाद्रो का नियम। आवगाद्रो का नियम कहता है कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के जो समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है वो समान बनी रहती है। ये एवोगाद्रोज लॉ के नाम से जाना जाता है। 39वां प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, वालेस और हक्सेल। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है डार्विन। डार्विन का नाम आपने सुना होगा। चार्ल्स डार्विन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हैं और प्रकृति का कार्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, यह सिद्धांत विकासवाद की अवधारणा को प्रेरित करता है और इसी सिद्धांत को विकासवाद की सिद्धांत कहते हैं और ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। 40वां प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है, यानी किसके माप से उस वस्तु का द्रव्यमान प्राप्त होता है? ऑप्शन है दबाव का, वजन का, जड़त्व का, प्रणोद का। तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो निर्धारित होता है जड़त्व से, इनर्शिया से जो है इसका निर्धारण होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच होता है जो निर्भर करता है। तो यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, आयाम पर। तो वास्तव में जो ये अभिलक्षण होता है यानी तारत्व जो होता है ध्वनि का, ये निर्भर किस पे करता है? ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो ये जो आवृत्ति होते हैं वेवलेंथ, इसी पर निर्भर करता है तारत्व। अब ये एक चीज़ यहाँ पर आपको कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है कि तारत्व यानी जो आपका जो पिच होता है वो जितना ज़्यादा होगा वो आवाज़ उतनी पतली होगी और तारत्व जितना कम होगा आवाज़ उतनी मोटी होगी। तो यही कारण है कि महिलाओं की आवाज़ और पुरुषों की आवाज़ में जो है अंतर पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा 42वां प्रश्न है। 42वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। बयालीसवां प्रश्न है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? ऑप्शन है बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो वायु के टेम्परेचर पर यानी बढ़ने या घटने से सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बढ़ जाती है। तो यानी यहाँ पर आप अगर इसे देखेंगे तो यहाँ अपोजिट रिलेशन होता है। यदि टेम्परेचर कम होगा तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता जो है वो कम हो जाती है। और सापेक्ष आर्द्रता की परिभाषा क्या है वो देख सकते हैं आप कि किसी ताप पर वायु में जलवाष्प की मात्रा बटे उसी ताप पर उसी वायु में अधिकतम जलवाष्प शोषण की क्षमता गुने 100। तो इसी के आधार पर सापेक्ष आर्द्रता निकाली जाती है। यहाँ अपोजिट रिलेशन होता है, इसे हमेशा याद रखिए, आपके प्रश्न सही बनेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 43वां प्रश्न, मानव का हृदय यानी हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो मानव का जो हृदय होता है ये 4 प्रकोष्ठों में जो है विभाजित होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि मानव के हृदय के कितने पार्ट होते हैं। तो ये 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 पार्ट में बने होते हैं। कई बार इसे जो है प्रश्न में पूछा जाता है। इसे दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय कह करके संबोधित किया जाता है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन है रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे। तो इन चारों में अगर बात करें यांत्रिक तरंग की तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये ध्वनि तरंगे जो होती हैं इसे यांत्रिक यानी मैकेनिकल तरंगों के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन है चाल बराबर दूरी गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर 1 बटा दूरी गुने समय। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपने कई बार पढ़ा भी होगा इस परिभाषा को। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं और दूरी बराबर जो होता है वो चाल
जो है गुने समय होता है, जबकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। और इसी तरीके से ये फॉर्मूला पर जो है चाल और दूरी के बीच का डिफरेंस और समय के बीच का अंतर जो है वो ज्ञात हो पाता है। 46वां प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहलाता है? गैलीलियो का नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है, बल का नियम कहलाता है, ए और बी दोनों कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों कहलाता है, क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से ही गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसे जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। 47वां प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है घट जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो लोलक की लंबाई से मतलब है, यदि आप देखेंगे तो किसी भी दीवार घड़ी में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ये पेंडुलम जो है लटका होता है, तो ये इसका आवर्त काल जो है इस प्रकार से होता है। ये दोनों तरफ जो झूलने का समय होता है, एक बार जाने और एक बार आने में जो समय लगता है उसे हम लोग आवर्त काल के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि इसी की लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये दूर तक जाएगा और फिर इधर दूर तक जाएगा, तो यानी इसका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही उत्तर है बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, तो यदि ये 4 गुनी बढ़ती है तो इसका जो लंबाई के का झूलने की अवधि है यानी आवर्तकाल जो है वो 2 गुना बढ़ती है। और इसके लिए ये परिभाषा आपको यहाँ पे दी गई है। आते हैं अगले प्रश्न, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा नहीं बहता है? ऑप्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या कैल्सिटोनिन। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है वो वास्तव में जो है वो थायराइड ग्रंथि से बहता है। इसके कारण जो है अन्य तीनों का बहाव जो है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार सबसे पहले जो है किसने किया था? ऑप्शन है जोसेफ लिस्ट के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा, रॉबर्ट नॉक के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो एंटीबायोटिक की जो स्थापना की गई थी या फिर जो है इसकी खोज की गई थी, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। दुनिया की एंटीबायोटिक मेडिसिन, पहली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन थी वो पेनिसिलिन थी और इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ऑप्शन है वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो सबसे लास्ट में क्या उत्पादित होता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है वो सबसे लास्टली जो है वो प्रोड्यूस होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मुख्य अंतिम उत्पाद जो है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा एक पौधा एडुटेरिया के नाम लगाएं और अपने आसपास हरियाली बनाएं और जीवन में खुशहाली लाएं। आप सभी को आगामी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।